गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार। आप सबका स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला सीजन 2। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से डॉक्टर संजय चतुर्वेदी। वी आर इन द सेशन 10 व्हिच इज गोइंग टू बी कंक्लूडिंग सेशन फॉर ब्रोकर की पाठशाला सीजन 2। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और बिफोर वी स्टार्ट द सेशन हम छोटी सी प्रेयर करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ जुड़े प्रेयर के अंदर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्युमा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै मा विद्विषावहै। हमारे साथ उन्होंने रियल एस्टेट में तकरीबन अलग अलग काम करते हुए, तो आज का जो हमारा इंटरेक्शन रहेगा वो बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है और सारे ब्रोकर फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही मूल्यवान रहने वाला है। And before I start to interact with our today's speaker, network issue है। लास्ट 10 सेशन कहाँ पे निकले समझ में नहीं आया। हमने हमारी शुरुआत बेंगलोर से की और हम अलग अलग तकरीबन 10 सिटी में जाके हिंदुस्तान के और अलग अलग स्पीकर के साथ हमने इंटरेक्शन किया। ये सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मेहनत लगता है और ये केवल मेरा काम नहीं है, मेरी टीम जो है स्क्वायरफीट फाउंडेशन पे। एक मिनट, आई थिंक ही स्टक। I think there is some internet problem. Please excuse me. Mute थी कुछ He's left. I think he has issues. He had issues. Sorry, नेट का आज प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम सर जी प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा था कि हमने जब शुरुआत की तो we started with Bangalore and we moved around India and we are interacted with almost more than 30 speakers during the season 2। और देखने का ऐसा लगता है कि मैं अकेला ये काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। So I want to acknowledge my team from Squarefeet Foundation led by Sunny Thakkar, along with Sunny backend में रुखसार, Shreya, Gayatri and Gauri. They have been doing wonderful work in terms of all the communication, social media system। सारा काम उनकी बदौलत ये प्रोग्राम आप तक पहुंच सकता है। So I want all of you to please clap for them। I would also like to acknowledge and thank all the speaker जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना लाइफ की स्टोरी उन्होंने शेयर की, जिससे बहुत सारे ब्रोकर फ्रेटर्निटी में बहुत सारे लोगों को उसका डेफिनेटली फायदा होगा। So I want to acknowledge and thank all the speakers of season 2 for their guidance, for their contribution, for their sincere sharing of their life journey, how they became successful in the real estate। Also, I would like to acknowledge and thank all my viewers because आप लोग अगर नहीं है तो ये शो की कोई वैल्यू नहीं है। So I want to acknowledge all those people who have religiously came on this platform and acknowledged us and encouraged us, because of which I get that passion and enthusiasm to move forward and take this show little ahead। आप सबके कुछ सुझाव है, हम सीजन 3 की तरफ जाएंगे, उसके पहले प्लीज हमको कृपया लिखे कोई स्पीकर को आप चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान में से रियल एस्टेट से
पूरे वर्ल्ड से ये स्पीकर को आप सुनना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम किसी को इनवाइट करें, प्लीज फील फ्री टू शेयर योर insight and guidance so that we can make it little more interactive, little more meaningful for all of you. And before I invite our today's speaker, who is Dr. Sanjay Chaturvedi, I know him for last 34-35 years since I joined real estate. He's an amazing personality. He's a contributor. He's a giver. He's an influencer. He's a mentor. He is highly academician. He has done multiple things in his life, and the great contribution from he and his brother and his father, especially their family, was Accommodation Times. And once upon a time, it was the only newspaper which was talking about real estate. So before I invite Sanjay bhai and we start interaction, Sanjay bhai, we would like to take a recap of last 9 session. हमारे व्यूअर्स को भी सब ताजा याद हो जाएगी, आपके लिए भी अच्छा होगा। लास्ट किसने छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट की है, तो कैन वी हैव द वीडियो लास्ट 9 सेशन? Please bear with us. Okay, fine. I think we are getting that video. It is under preparation. By the time it is ready, we will in between will do the needful. And friends, if you have any question for our speaker today, you can put it in the question and answer chat box. So once again, welcome संजय भाई। बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ ब्रोकर की पाठशाला में आके, I'm indeed grateful to you. So Sanjay bhai, I'm sure most of our viewers from real estate fraternity knows you, but still for the benefit of few new people, tell us about yourself and your journey in real estate. थैंक यू विनोद भाई। और मैं आपका मुझे लगता है यस 25-30 साल तो पक्का हो ही गए होंगे। मैं और आप जानते हैं इंडस्ट्री में हमने बहुत सारे माइलस्टोन देखे हैं, इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव देखे हैं। और जहाँ तक मेरा परिचय है, मैं आपको बता दूं, आई एम अ रिसर्चर बाय नेचर, academician and a writer. So these are 2-3 things which I usually do for my bread earning, and gaining knowledge, understanding new things, new ideas, new perceptions, new concepts, new policies. ये एक पैशन रहा है पहले से कि हर एक जगह पे कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, वहाँ पर अपने को जरूर उपस्थित रहना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट से आवे या कोर्ट से आवे या कभी हमारे आपके बीच में सत्संग होए, कुछ ज्ञान आप बांटे, कुछ हम बांटे। तो ये जो आप कर रहे हैं इस वक्त पाठशाला, ये मैं आपको बताऊं बहुत बढ़िया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जिसमें कि कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई मैं और आप बैठ के बीच में बात कर रहे हैं, और आप हमारे और आपके बीच के जो एक्सपीरियंस है आज जनरेशन नेक्स्ट को मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं 2001 के बाद में जिन लोग ने भी रियल एस्टेट में कदम रखा है, उन्होंने कभी रियल एस्टेट को उतरते नहीं देखा, और रियल एस्टेट हमेशा चढ़ती गई। तो उनको जो मार्केट का जो परसेप्शन है या मार्केट के जो रिस्क एपिटाइट्स है वो उतना नहीं है जितना कि कुछ लोग जो 1980 1990 से इस प्रकार की ट्रेंड्स में है। 1984 में फादर और मैं प्रिंटिंग कैनवासिंग करते थे। हमारी लोअर परेल में एक प्रेस हुआ करती थी टोडी इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वहाँ ट्रेडल प्रेस पे हम लोग कार्ड्स वगैरह छापते थे और सोविनर्स वगैरह छापते थे, किसी का लेटर हेड छापा या कुछ। 71 में फादर ने एकोमोडेशन टाइम्स चालू किया था, और 74 में वो क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे वो बंद हो गया। 71 मतलब आज से लगभग 50 साल पहले की बात है।
जब भी मैं और आप शायद इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या होता है वो नहीं पता हम लोगों को। तो 71 में he could thought of a subject which was so brilliant subject today, and that is the industry today, where he has thought of 50 years back. And that is the, wisdom he was carrying with him, and the way he struggled. 1957-58 he came in Mumbai. पेडर रोड 28 रुपए में बिका, उन्होंने मुझे बताया था। और हमारे आपके जैसे जितने भी रियल एस्टेट के ब्रोकर्स हैं, कैसे वो दलाल स्ट्रीट में दुल्लेजा चैम्बर के नीचे खड़े होते थे। काफी जो बड़े बड़े बिल्डर इस वक्त नाम है, वो भी रियल एस्टेट की ब्रोकिंग से उन्होंने कैरियर शुरू किया था। तो इन 1986 में I said, Pa, why don't we start the newspaper again, Accommodation Times? We have a press. That time फिर प्रेस बाद में 1 साल बाद बिक गया, क्योंकि पेपर को कैपिटल चाहिए थी, तो we could not sustain. और 1986 में पिताजी और मैंने पेपर शुरू किया, और 2-3 साल बहुत स्ट्रगल में गए। उसके बाद लोक ग्रुप के ललित भाई गांधी ने हाथ पकड़ा, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा एक ताज महल होटल अपना इंटरकॉन्टिनेंटल है अपने गेट ऑफ इंडिया पे, वहाँ पर हमारा पहला अवार्ड फंक्शन हुआ एकोमोडेशन टाइम्स का। और फिर बाद में, तो मैं आपको बताऊं, इतनी सारी हम जब रिसर्च में हमारी से एक्सपेक्टेशन इतनी हो गई थी गवर्नमेंट की, हाई कोर्ट की। आपको मैं बताऊं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके पास अगर कोई झगड़ा होता था ना, या कोई असेसमेंट खुलता था या कुछ होता था, तो वो बोलते थे एकोमोडेशन टाइम्स के पास जाके प्रॉपर्टी रेट का सर्टिफिकेट लेके आ, तो मैं तेरा असेसमेंट पूरा करूंगा। एंड दैट वाज द कमांड एकोमोडेशन टाइम्स वाज हैविंग, बिकॉज मैं आपको बताऊं, कैपिटल गेन टैक्स जो है 1981 का बेस ईयर था पहले, अब 2000 है, सन 2000। तो 1981 के रेट, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर तो 1984 में आया, 85 में आया, तो 81 के रेट किसी के पास नहीं थे, जो कि सिर्फ एकोमोडेशन टाइम्स के पास थे। और सिर्फ मुंबई के नहीं थे, 20 सिटीज के हमारे पास में रिसर्च के रेट थे। तो भले एमटीएनएल होने दो, या पीएसयू होने दो, या कोई भी बड़ी गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे सिडको है, माडा है, एमएमआरडी है, उस वक्त बीएमआरडी था, तो एसआरए भी काफी टाइम बाद में बना। तो ये सब जो है हमारे पास आते थे। इवन बॉम्बे हाई कोर्ट के बहुत सारे मैटर्स हमारे पास आते थे कि जाके एकोमोडेशन टाइम से सर्टिफिकेट लेके आओ प्रॉपर्टी रेट का, और वी यूज्ड टू सर्टिफाई प्रॉपर्टी रेट्स। और ऐसे ही यात्रा शुरू हो गई एकोमोडेशन टाइम्स की और रिसर्च की। I think here I would like to acknowledge and some viewers may not be knowing about your dad. Most of them knowing you and Vikas, because you both were like the hands of your dad. I have interacted with your dad very very closely. Durari Chaturvedi was one name only. जिन्होंने रियल एस्टेट के बारे में उस जमाने में चेक के ट्रांजेक्शन नहीं होते थे ज़्यादा, बात करें तो इसमें बहुत डिफिकल्ट है कि रियल एस्टेट के बारे में आप क्या देखेंगे। मतलब कोई सोच भी नहीं सकते थे रियल एस्टेट में कोई फाइनेंस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कभी कोई डेवलपर को एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हुए जो एस्टैब्लिश डेवलपर थे, तो आपके पिताजी को उन्होंने जब भी मेरे ख्याल से आपको 89 के बाद मैंने सारे फंक्शन आपके अटेंड किए थे। अभी लास्ट आपका ऑनलाइन था, वो भी मैंने अटेंड किया था। ऑलवेज देयर, निरंजन हिरानंदानी एंड अनिल हरीश, ये दोनों को भी मैंने हर एक फंक्शन में देखा है। तो आपके पिताजी का जो कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट को, वो बहुत लाजवाब है। मतलब मैंने कभी उनको इतने सालों में एक ही जैसे बोलते हैं ना, स्थित प्रज्ञ आदमी के अंदर वो आते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त थी। और वो हर साल उनके ओपनिंग रिमार्क्स में हमेशा कॉमन मैन के बारे में बात करते कि बिल्कुल फ्लैट के प्राइस बढ़ रहे हैं, एक आदमी मुंबई के अंदर घर लेना कितना तकलीफ वाला काम है। तो वो हमेशा बिल्डर के अगेंस्ट बात करते थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते थे। यूएनसीटी को भी आपके पिताजी ने बहुत सारे मतलब अकोमोडेशन टाइम्स के थ्रू काफी फाइट की थी, एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू
On behalf of Bharati Pathshala and entire real estate fraternity, I really want to acknowledge and applaud your father's contribution, along with both you and your brother, elder brother Ajay Chaturvedi, for your amazing contribution for the real estate industry. So, आपका कैसे मतलब what brought you into real estate? आपके पिताजी इंजीनियर थे, लेकिन आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको real estate में जाना है? मैं आपको बताऊं, आपने जब ये बताया था ना, मैं आपको एक वाक्य इसमें और जोड़ देता हूँ कि उनके जो एडिटोरियल्स उन्होंने लिखे हैं, हमने उनका कंपाइलेशन भी पब्लिश किया था। एक एक एडिटोरियल गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुके हैं आज। उन्होंने लिखा नेशनल हाउसिंग फंड होना चाहिए, उन्होंने लिखा अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, उन्होंने लिखा कि नेशनल हाउसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, तो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी आई। उन्होंने लिखा कि रेंटल हाउसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, जो अभी आप और मैं देखेंगे। इतने सारे एडिटर, जैसे उन्होंने लिखा ड्रेकोनियन अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट जाना चाहिए था। उन्होंने काफी जम के लिखा था कि वो यूएलसी इज अ ड्रेकोनियन एक्ट, और वो रिपील हो गया। ऐसे इतने सारे उन्होंने एडिटोरियल्स लिखे जिसमें, बिकॉज वो जमीन से जुड़े हुए थे। वो एक एक मैंने देखा कि दफ्तर से घर जो है, अगर पैदल जाते थे या बस में जाते थे, हालांकि उनके पास गाड़ी होती थी या ऑल संसाधन होने के बाद में भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सफर करते थे। क्यों? मैंने बोला, व्हाई यू आर सो ट्रबलिंग योरसेल्फ, कम विद मी, लेट अस गो कंफर्टेबली। He said, see, you think you are depriving me from detaching me from a common man, and that is what my strength is. If I don't be within them, I will not feel that I am a common man, and I cannot write with that. And that is a different, एक उनका aura जो था वो different aura था. It was not that because of my father, he was my editor, and that because of he's my editor, I could learn something from him, that how you keep your ear on your एक चीज दो चीज बहुत अच्छी बोलते थे कि आपके अगर जूते पे मट्टी नहीं है तो आप रियल एस्टेट के प्रोफेशनल नहीं है। दैट मीन्स ही वाज टू से दैट आपको साइट विजिट करना ही पड़ेगा। आप एसी ऑफिस में बैठ के रियल एस्टेट नहीं बेच सकते। आपने वहां जब तक साइट विजिट नहीं, यू फील द साइट, यू अनलेस यू फील इट, हाउ कैन योर कस्टमर विल टेक इट। तो जो चीज आप खुद बेच रहे हैं उसमें आप खुद तो पहले विश्वास रखिए, क्या आप वो पैसा डाल के खरीद सकेंगे क्या? और अगर आप खुद नहीं खरीद सकते तो आप बेच कैसे सकते? तो आपके प्रोडक्ट में आपको खुद का विश्वास होना चाहिए। दिस इज हाउ यूज्ड टू एक्सप्लेन, एंड इट वाज सच अ ऑफ कोर्स यू सेड इट, हिरनदानी जी एंड अनिल हरीश जी। हिरनदानी का तो रिकॉर्ड है। Yes. हमारे लास्ट 33 फंक्शंस में जो अवार्ड फंक्शंस होते थे, आपने देखा होगा नेहरू सेंटर में, ही हैज अटेंड 31 फंक्शंस। 1 or 2 फंक्शन ही मिस्ड इट बिकॉज ऑफ सम फैमिली इवेंचुअलिटीज, बट 31 वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो भी आज भी बोलते हैं। बहुत ही रिसेंटली जब मैं उनको मिला था तो ही वाज रिमेम्बरिंग that yes, you must be having all my photographs when I was young, and you know how I started. I said, sir, every deliberation from the podium of accommodation dams, I'm the custodian. आपके हर एक भाषण को मैंने उसको संजो के रखा हुआ है। And what a great personality he is, such a fabulous orator and a thinker, और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री है। अभी सेकंड पार्ट पे आता हूँ, जो आपने पूछा कि मैं कैसे लग गया। सर, हमारे यहाँ चतुर्वेदी में सब ज्यादा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो मैं भी घुस गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, और लॉबी की 93-94 में, और आई वाज प्रैक्टिसिंग इन सम टैक्स ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस छूट गई, मैं एकोमोडेशन डांस में लग गया, क्योंकि 95-96 में आपको याद होगा हर्षद मेहता का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। 94 की बात है, और उसी दौरान कुछ बहुत बड़ा बूम आने वाला था। फादर सेड दैट सी इट इज अ फैमिली बिजनेस,
एंड आई वाज डूइंग इट बिकॉज मैं उनको हमेशा असिस्ट ही करता था। मैं तो 84 से उनको, जब पेपर नहीं चालू था तभी से मैं उनको असिस्ट कर रहा था। So I decided to join in, and then till very recently I was associated with that also. So it was that it's a wonderful experience. उस दौरान मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। सिडको का जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सिडको के व्यवस्थापित लोगों को जो एयरपोर्ट में वहां से निकालना था, द सिडको कॉल्ड मी, ऑल द आईएएस ऑफिसर्स, they called me and said, Sanjay, we have already given them 1 एकड़ के लिए हमने 3 एकड़ दे दिए जमीन, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि आप हमारा जब भी घर बनेगा तभी 2 साल लगेगा, हम तब तक यहीं रहेंगे। आई सेड 2 साल के लिए आप उनको भाड़ा दे दो। अब वो भाड़े पे बोले कितना भाड़ा दे दो, ये तो मार्केट रिसर्च से बात होगी। हमारे और आपके जैसे ही किसी ब्रोकर जो थे वहां पर पनवेल में, उनको ये तय करने के लिए लगाया गया कि भाड़ा कितना होना चाहिए। 5 रुपए से 13 रुपए का मैंने उनको कोट दिया। सामने आप मानेंगे नहीं, 6 से 7 एमएलए थे, और उस वक्त जब प्रेजेंटेशन मैंने तथ्यों के ऊपर दिया, रिसर्च के ऊपर दिया, तभी जो रिसर्च होती है, अभी भी आप जाएंगे एमएमआरडीए के जो ड्राफ्ट रीजनल प्लान है एमएमआर का, उसका पूरा का पूरा डेटा accommodation टाइम्स में दिया है, और एमएमआरडीए हैज पेड अस फॉर आवर रिसर्च एंड आवर डेटा। और ऐसे जाने कितने मैं आपको इंस्टेंसेस दे सकता हूँ। और इसकी वजह से जैसे गोल्डमैन सच है, या योर डाउ जोन्स, योर केपीएमजी, क्रिसिल, कितने सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम लोग ने रिसर्च दिया हुआ है। और उस रिसर्च को जब व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, so I thought why not me to also take the PhD into this. So I took 6 years to do my research in Mumbai University, and I did my PhD finance, real estate finance. Excellent. और मुझे लगता है कि शायद उस जमाने में किसी ने सोचा नहीं होगा कि रियल एस्टेट का जो अकोमोडेशन टैक्स के थ्रू आप सारे डेवलपर्स के साथ भी, आपका एनसीए के साथ ज़्यादा अच्छा एसोसिएशन था, एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। और वो जो भी डेटा था आपके पास, मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर जो भी कोई रियल एस्टेट में आया तो उसको सबसे पहले डेटा चाहिए। I think your foundation is very, very strong in terms of contributing to the real estate industry as a whole. I want to ask now, because this platform is for brokers. आप थोड़ा रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। जो जमाने में जो ब्रोकर्स को देखा आपने काम करते हुए 90s में, और आज का जो जनरेशन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर एवरीथिंग, तो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड, देखिए पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, 91 में इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, और उस जमाने में सिर्फ कुछ सर्टन पेपर्स या न्यूज़पेपर होते थे, जैसे अकोमोडेशन टाइम्स है जैसे, या इकोनॉमिक्स टाइम्स है, या वही एक माध्यम होता था जिधर से अपने को खबर या रिसर्च मिलती थी। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था। आज के जमाने में और उस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। आज का जो बायर है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको वेल इन्फॉर्म्ड है, वो पूरा अपनी रिसर्च करके आता है, और हो सकता है आपसे ज्यादा जानता है, क्योंकि जब आप एक अपने एरिया में ही सिर्फ आपके एरिया में आप चैंपियन है, आप बोलो आप कौन सा प्रोजेक्ट में आपको क्या चाहिए, बट लेकिन वो एक ही एरिया नहीं, वो लगभग पूरा रीजन ढूंढ के आता है। वो खाली कार्निवल नहीं आएगा, वो अंधेरी से लेके दहीसर तक के सारे प्रोजेक्ट देख के आएगा। So today it is very, very difficult if you are not professional and well informed. आज की डेट में आपको एक कदम आगे बढ़ना है आपके ग्राहक से। अगर आपका ग्राहक 19 है तो आपको 20 होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा कि अरे यार तुम जो बता रहे हो मेरे को पता है ऑलरेडी। और डिसीजन मेकिंग जो है अब वो इतना डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज पहले क्या होता था कि
कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, रिसर्च नहीं थी, लोगों और प्रोजेक्ट भी इतने ज्यादा नहीं थे। आजकल तो प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हो गए हैं। तो उनके जो सर्कल होता था, यार दोस्त रिश्तेदार या व्हाटएवर, वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते थे, वो अपना खुद का लेके खत्म हो जाता था 91 92 में। आज की डेट में सोशलाइजिंग इतना हो गया है कि वो पहला हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के पूछेगा फलाना बिल्डर कौन सा है, ने यू नो उसको वो सोशल मीडिया पे चेक करेगा कि ये बिल्डर, रेरा के साइट पे जाके देखेगा कि कितना उसके ऊपर केस हुआ है बिल्डर के ऊपर या क्या हुआ है। तो आई बिलीव दैट आज की डेट में जो खरीदार है वो बहुत ज्यादा समझदार है। समझदार क्या है, वो ज्यादा आपको, आपसे ज्यादा नॉलेज है उसको। सो टू सेल दिस इज नॉट वेरी इजी। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मैनेजमेंट फिलोसफी है। मैनेजमेंट फिलोसफी है, a good salesman, a good marketer, or a real estate broker is a person who can sell a refrigerator to the Eskimos on the North Pole. So if you are not having that skill, then I think, और अभी तो मैं आपको बताता हूँ बहुत सारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, थोड़ा और एडेप्टेबल नहीं होंगे, अपने गैजेट्स को स्मार्टफोन नहीं आता चलाने, या कभी अपन बोलते कि अभी 7th जनरेशन कंप्यूटर्स आ गए हैं, आप उनको नहीं चलाए। अभी तो विंडो 10 आ गई, मेरे आपके जमाने में 95 तो आई थी, तभी बहुत बड़ी बात थी। अभी विंडो 10 आ चुकी है। तो इफ यू डोंट go with the technology, you are absolute. I think एक तो हम लोग 80s या 90s की बात करते थे, तभी इंडस्ट्री एज अ रियल एस्टेट बहुत लिमिटेड थे। मतलब कम बिल्डिंग बनते थे, रूल्स भी इतने जितने अभी आज सभी एफएसआई बढ़ गई, उतने क्लियर भी नहीं थे रियल एस्टेट के अंदर, जो भी इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंसी कम थी। पढ़े लिखे लोग रियल एस्टेट में नहीं आते थे उस जमाने में। मुझे मालूम है लोन किसी को हाउसिंग लोन भी नहीं मिलता था, 24-25% था एचडीएफसी। तो मेरे ख्याल से फाइनेंस जो था वो उतना तगड़ा नहीं था रियल एस्टेट के पीछे, तो इसलिए कैश ज्यादा था, लिमिटेड लोग थे, इन्वेंट्री लिमिटेड थी। अब हम लोग अभी देखते हैं तो आपके पास एफडीआई आ गई, बैंक के पीछे करे आपके पैसों को, आपके पास एफएसआई सब जगह पे बढ़ गई, आप 50 मालिक 100 मालिक तक के टावर बन गया है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग रूट्स नए आ रहे हैं, जैसे रीट्स आ गया अभी। कमर्शियल रियल एस्टेट इतना नहीं था, जैसे आपने इकोनॉमी ओपन की तो बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में आई। देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैपनिंग, तो साइज जो है एज अ इंडस्ट्री वो बहुत बड़ा हो गया। और आपको नहीं लगता है कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बावजूद आज जो रेरा आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, वेरी वेरी। देखिए ऐसा है कि रियल एस्टेट वॉज नेवर अ इंडस्ट्री, और कोई माई बाप ही नहीं था रियल एस्टेट का। 500 एक्ट्स वर गवर्निंग रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, और हम हमेशा स्टेट एक्ट अपने मोपा किसी के पास हाउसिंग सोसाइटी के लिए, वो तो खुद के स्टेट ओन इट बिकॉज हाउसिंग स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन जैसे सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, या जैसे इरेडा जो है आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है हाउसिंग फाइनेंस के लिए, ऐसे ही रेरा इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी विच इज गोइंग टू स्टे फॉर नेक्स्ट 100-200 years, because now you have a regulator in place. तो पहले जितनी भी एनोमलीज होती थी या जितनी भी भ्रांतियां, कैश नहीं है, कारपेट एरिया में चोरी, फिर यू ऑल दैट, नाउ रेरा हैज कम अप विद अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट जो हमारे और आपके ट्रेड की प्रोफेशनलिज्म को कंट्रोल करेगा, ट्रांजेक्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करेगा। तो अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक डिग्री मिलती है, ऐसे ही रेरा ने आपको एक्चुअली आपका हाथ थामा है, आपको प्रोफेशनल बनाया है। तो दिस इज अ गुड इरा where you can say that okay, I am a RERA certified or RERA registered real estate broker. आपको शायद ख्याल होगा जो भाई कि ब्रोकर्स को ना कोई क्रेडिट कार्ड देता था, ना हाउसिंग फाइनेंस देता था,
ना हमारे आपके बच्चे लोगों की ब्याह सगाई होती थी, ना कोई घर में किसी को इंस्पेक्शन कराने जाओ तो सोसाइटी वाला बोलता था डॉग्स एंड ब्रोकर्स आर नॉट अलाउड। तो दीज आर द एक्चुअल हैपनिंग विद अस। उसके बाद जब रेरा आया और उसने अपने को रजिस्ट्रेशन का, आप इतना गर्व से बोल सकते हैं कि जैसे, और एक दिन जरूर आएगा, मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी बात माफ करके रखिए, कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट साइन करता है, ऐसे ही ब्रोकर जब तक साइन नहीं करेगा रियल एस्टेट की डील को, तब तक वो रजिस्टर नहीं होगी। आप माफ करके रखिए मेरा वर्ड। आपने बिकॉज बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इंडस्ट्री में, और आई एम श्योर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन बने, नेशनल एसोसिएशन बना है, जो उन्होंने एक्चुअली मतलब एनआर इंडिया ने इनिशिएट किया था कि ब्रोकर्स को रेरा में लीजिए आप। एनआर इंडिया वाज द फर्स्ट इनिशिएटर to tell the RERA authority that we want to come under the preview of RERA because we are professional people. NR India was started in 2008, and I am very happy to be part of NR India. And currently, जो सेंट्रल आपकी एडवाइजरी काउंसिल है RERA की, इसमें 11 मेंबर की टीम है, उसमें वन ऑफ द 11 मेंबर्स कमेटी में हमारे जो चेयरमैन है एनआर इंडिया के रवि वर्मा is one of the advisory council of RERA, and we really feel proud on that. So I think the change is happening. We are also bringing a lot of education, lot of training. वो बोलते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा खुद अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। I think time has come and we all are getting ready for that. But मुझे ये पूछना है संजय भाई कि 4 साल हो गया रेरा को। I think it came in 2016, if I'm not mistaken, correct? तो आपको क्या लगता है 4 साल के अंदर क्या बदला है इंडस्ट्री के अंदर? बहुत सारा चीज बदल गया। देखिए पहले क्या होता था, जैसे प्री लॉन्च पे बहुत सारा माल बिक जाता था, और फिर जब तक वो मेन ग्राहक के पास आते आते वो 3-4 उसमें हाथ चेंज हो जाते थे, इन्वेस्टर्स आते थे, फिर जाते थे, कभी कोई कच्चा माल है, पक्का माल है, ब्लैक का है, व्हाइट का है। अभी वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो चुका है, जिसमें इसका मतलब है कि हमारे आपके ट्रेड में प्रोफिशिएंसी आ चुकी है। 4 साल में बहुत सारे रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, रेरा ने बहुत सारे लोगों को दंडित भी किया, पेनल्टी भी मारी, ऑर्डर भी पास किए, रेरा अपने ट्रिब्यूनल की तरफ से भी बहुत सारी रूलिंग आ गई। तो अभी जो धीरे धीरे जो व्यवहार है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, सबको पता है अभी पोजीशन डेट का क्या होना चाहिए, कारपेट एरिया का क्या होना चाहिए, इतने अलॉटी हो गए तो आपको सोसाइटी बनानी पड़ेगी। और बहुत सारी चीज ऐसी, जैसे फाइनेंस में पहले ये पैसा यहाँ का आया, आपने किधर दूसरी जगह पे लैंड में डाल दिया, ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। रेरा ने एस्क्रू मैकेनिज्म चालू किया, इसमें आपको 70% जो पैसा आया वो आपको प्रोजेक्ट में ही लगाना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लो, आर्किटेक्ट से लो, इंजीनियर से लो। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल सब जुड़ गए हैं अपने इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन के हिसाब से। तो अभी तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जमीन आसमान का फर्क है। 4-5 साल पहले जब रेरा होता था 2015 तक या 16 तक, अभी भी बहुत सारे पुराने किस्से आ रहे हैं रेरा में, और अभी भी रेरा के पास बहुत सारा लोड है। पर आई थिंक 1-2 साल के बाद में ये सब खत्म होगा। पीपल नो दैट what will be the documentation, what should I not do that the RERA should not penalize me। तो 2 या 3 साल के बाद में आप और एक लेवल आप अपना बढ़ा हुआ पाएंगे, जब इंडस्ट्री और थोड़ा प्रोफेशनसी में पहुंचेगी। तब दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर है, क्या उसका मतलब 100% कस्टमर सिक्योर है कि पैसा सेफ है और वही टाइम पे पोजीशन मिल सकता है? 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है तो वो प्रोजेक्ट पूरा होना ही है, या तो वो बिल्डर खुद करेगा या कोई और करेगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और वो आपका अगर सपोज पैसा नहीं है तो वो कलेक्टर के पास जाएगा, ऑप्शन होएगा और आपका पैसा ब्याज के साथ आपको वापस मिलेगा। तो
all stakeholders, whether brokers, whether it is vendors, whether it is construction material suppliers, whether it is anybody who can go to RERA and say that, okay, this is unfair trade practices, the builder is not giving me money. Or builder can go to RERA and say, sir, मेरा OC आ गया, देखो ये अभी लेता नहीं है, तो I am now eligible to take the interest. तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने इवन बायर के ऊपर केस किया हुआ है. So industry is actually maturing now. लेकिन मेरा क्या मेरे घर से इतना ही कि आपने मेरा के लिए मेरा नंबर आपको मिला है, इसका मतलब ये है कि डेवलपर ने उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस बिल्डिंग के बारे में, के बारे में सारे जो डिक्लेरेशन है मेरा के वेबसाइट पर भी कर दिए, करेक्ट? So is it not the responsibility of a consumer to go and check कि भाई वो टाइटल के अंदर क्या है? समझो अगर कुछ लिटिगेशन है तो डेवलपर ने वो डिक्लेयर किया कि लिटिगेशन है तो वो छूट गया, वहां पे रेरा का रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया, बट काफी टाइम कंज्यूमर को भी वो चीज जाके पढ़नी चाहिए कि नहीं, या ब्रोकर को भी जाके पढ़ना चाहिए कि इसका टाइटल क्या है? देखिए ऐसा है कि हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है, लेट द बायर बी अवेयर. तो लेट द बायर बी अवेयर. अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, एक स्कूटर खरीदते हैं, 10 टाइम ऊपर आगे पीछे देखते हैं, उसकी आरसी बुक देखते हैं, मॉडल देखते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, एमबीए पढ़ते हैं, तो आपको ये लाजमी है कि जो पब्लिक डोमेन पे उसने डाला है उसको पढ़ना जरूरी है कि भाई वो उसमें कितने लिटिगेशन है, क्या नहीं है. अभी हो सकता है कि रेरा ग्रेडिंग भी चालू कर देवे कि भाई पास्ट उसका एक्सपीरियंस है तो, या उसने टाइमली कंप्लीशन किया है तो उसने शायद उसको ग्रेड भी मिलना चालू हो जावे. लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को नहीं पता था कि उसने डाला हुआ है ना, व्हेन इट इज इन द पब्लिक डोमेन. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज. आप ऐसा गवर्नमेंट को तो नहीं बोल सकते ना कि इनकम टैक्स मेरे को पता ही नहीं था, मैंने भरा ही नहीं. इनकम टैक्स, देयर इज अ इनकम, या रेड लाइट है, आपको गाड़ी रुकानी है तो यू नो दैट इट हैज टू बी, तो नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि रेड लाइट पे गाड़ी रुकानी है. तो दैट इज वेयर इग्नोरेंस ऑफ, दिस इज द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड. आपको रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक करना ही पड़ेगा अगर आपने खरीदा तो. इट्स अ गुड ड्यू डिलिजेंस, यू मस्ट डू इट. दूसरा क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि जैसे रेरा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दो चीज का चलन भी जा रहा है उनके ब्रोकर के हिसाब से. स्टेट में अपना स्टेट में जो आपका फोन रखा है कि आपके इसके पास अभी ठीक है? यस. रेरा का जो स्टेट है, हर एक स्टेट का रेरा अथॉरिटी अलग अलग है, और हमने देखा कि हर एक स्टेट में जो चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो भी अलग अलग है, वेरी करते हैं. तीसरा चीज है कि जैसे अगर मैं बॉम्बे में, मैंने ब्रांचेस समझो गोवा में भी है, मेरे गुजरात में भी है, केरला में भी है, अगर मुझे दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करना है तो मुझे वो स्टेट का वापस रेरा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग इन टुडेज टाइम, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो. बड़े बड़े जो डेवलपर है, लीडिंग डेवलपर जो उनके इंडिया में मल्टीपल सिटी में प्रोजेक्ट्स है, तो हम हर एक सिटी के अंदर उनके साथ बम्बई में बैठ के काम कर सकते हैं. तो एक तो ये था कि आपको क्या लगता है कि एक ही उनका रजिस्ट्रेशन, वन नेशन की हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो हमको वन लाइसेंस वन नेशन के हिसाब से एक ही जगह पे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कितने बेनिफिट होते हैं, कितना इजी हो जाता है हर एक ब्रोकर को ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करने के लिए. आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? सर देखिए मैं आपको बताऊं, बिकॉज हाउसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एवरी स्टेट वाज हैविंग इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब आप गुजरात में अगर रियल एस्टेट ब्रोकर का लाइसेंस लेंगे तो आपको एवरी 6 मंथ वहां पर रिटर्न फाइल करना पड़ता है. महाराष्ट्र में नहीं है. ऐसे ही हर एक स्टेट का खुद का रूल्स रेगुलेशन अलग अलग है, और हर एक स्टेट का खुद का कायदा कानून वहाँ का. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र में मॉडल एग्रीमेंट को अमेंड करने का या मॉडिफिकेशन करने का आपको चांस मिलता है एज अ बिल्डर. बट आप तमिलनाडु में जाएंगे तो आपको डॉटेड लाइन पे ही फिल इन द ब्लैंक्स करने का, और वो एग्रीमेंट आपको यू कैन नॉट चेंज दैट एग्रीमेंट व्हाट इज बीन डिवाइस्ड इन द रेरा एक्ट.
तो अलग अलग जगह का लाइसेंस ऐसा हो सकता है कि आपने एक स्टेट का लाइसेंस लिया, वेयर यू कैन साइट दैट पर्टिकुलर लाइसेंस। जैसे कि आप अगर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास और आप अभी असम में चलाइए या झुमरी तैयार चलाओ या बीकानेर में चलाओ या दिल्ली में चलाओ, डजंट मैटर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो अभी भी रजिस्ट्रेशन से कतरा रहे हैं। मेरे को लगता है दिस इज द राइट टाइम, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड डू द रजिस्ट्रेशन। एंड यू शुड नॉट ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरा जब भी सेल का काम करूंगा तो ही रजिस्ट्रेशन करूंगा, मैं तो भाड़े का काम कर रहा हूँ या मैं लीज का काम कर रहा हूँ, ऑल दैट। आई डोंट थिंक दैट विल गो इन अ लॉन्ग वे। ऐसे अगर सोच रहेंगे तो आदमी लाइफ में कभी आगे नहीं आ सकता। इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल, आपके अपने खुद की ये क्रेडिबिलिटी आपको एस्टैब्लिश करने का आपको वही तो करना ही चाहिए। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। India has been giving recommendations from different states and to cycle data community on one license, one nation, and I'm sure this is going to happen. It will be beneficial to all the people. कुछ बात है मेरी कि अभी ऑल ओवर इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में ब्रोकर्स रेरा रजिस्टर है। और रेरा इज गोइंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि आप अपना रेरा की वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल बनाओ एज ए ब्रोकर। पर रेरा हार्डली 1000 ब्रोकर्स आउट ऑफ 50,000 ब्रोकर्स जिन्होंने ढंग की प्रोफाइल बनाया, क्योंकि बाकी सारे लोग हैं ना सर, गवर्नमेंट और आपने लाइसेंस ले लिया, आपको नहीं लगता है कि एक बैरियर होना चाहिए, कोई रेपुटेशन होना चाहिए, इनकम टैक्स होना चाहिए? अगर आपको ब्रोकर को रेरा में रजिस्टर करना है तो रेरा से करना है तो बेसिक एजुकेशन ब्रोकर ऐसा करने को नहीं आता है, रूल्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपया फ्री है उसमें भर के रजिस्ट्रेशन कर दिया। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? माय ऑनेस्ट व्यू इज दिस सर, अभी आप वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी जाएं, आप दुबई में जाएं या आप स्टेट्स में जाएं, आपको वहाँ एग्जाम देके लाइसेंस लेना पड़ता है। यस। और आप, मैं आपको बताऊं कि इतना रिस्क है, बिना एडुकेशन के आप लाइसेंस लेते हैं आप, क्योंकि कभी भी आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। आप 2% कमाएंगे लेकिन 5% तक आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। तो जब रूल रेगुलेशन आपको पता नहीं है, और आपको मैंने पहले ही बोला कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। आप रेरा की अदालत में जाके ये नहीं बोल सकते सर मेरे को ये पता नहीं था कारपेट एरिया का डेफिनेशन ये नहीं ये है, यू कैनॉट से दैट। और अगर आप फंस गए वहां पर तो आप पेनलाइज भी हो सकते हैं, प्रोसिक्यूट भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो जिस विधा को आप, जिस प्रोफेशन को आप एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, उसका एडुकेशन बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे को व्यक्तिगत राय पूछे तो कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है, उसके इक्विवेलेंट होना जरूरी है। और रेरा का एक क्रैश कोर्स या कहीं पे भी जहाँ आपको नॉलेज मिले, भले उसका बेर एक्ट पढ़िए या कुछ सर्टन चीजें जहाँ पर बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, या हमारे जैसे रियल एस्टेट एसोसिएशन में भी बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, नॉलेज सीरीज होती है, सब होती है। यू आपको वहाँ पर जाना चाहिए। आप और मैं आपको बताऊं, वकील लोग होते हैं, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, हमारा एक स्टडी सर्कल है, वहां उसको डिस्कस होता है। जैसी कोई नई वैक्सीन बनती है या सर्जरी का कोई नया मेथड आता है, डॉक्टर्स लोग की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, चार्टेड अकाउंटेंट्स पूरा यूनियन बजट की चीरफाड़ कर डालते हैं। लेकिन हमारी आपकी बिरादरी कभी भी मिलकर बैठ के ये नहीं सोचती कि आज रियल एस्टेट में कुछ नया लॉ आया उसको डिस्कस करें, कुछ नया कॉन्सेप्ट आया उसको डिस्कस करें। कोई स्टडी सर्कल नहीं, कुछ नहीं, बस खाली जाके दो आदमी लोग को मिला देने का, सब चाबी इसको दे दो, इसको पैसा दे दो, मेरा ब्रोकरेज दे दो। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। जो कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज गॉन, आई टेल यू। Unless you understand the law, unless you understand the transaction, it will be very difficult for you to sustain in real estate brokerage business, I tell you. I think now it is changing. You know, a lot of, especially NIR India is taking a lot of initiative in. They also interacted with RERA authority, and they are designing one basic course for RERA. Maybe shortly they are going to implement that. Without that course, they will not review all those first time registrations. Uh,
सर दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, जैसे जीएसटी आया रेरा के बाद में, मोनेटाइजेशन रेरा आया, जीएसटी आया। लास्ट 5-6 साल से इंडस्ट्री एज अ होल वाज गोइंग थ्रू वेरी वेरी टफ टाइम, यू नो। सो व्हाट इज योर व्यू, मतलब which is the मेरे most को नहीं लगता है, मेरे को नहीं लगता टफ टाइम है सर। आप बताओ, एवरी डे आई सी दैट लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि नवंबर में 15,000 रजिस्ट्रेशन हुए, यू नो, दिसंबर में 21,000 रजिस्ट्रेशन हुए। तो मेरे को नहीं लगता है बिकॉज ऑफ जीएसटी या बिकॉज ऑफ द डिमोनेटाइजेशन या बिकॉज ऑफ सम इवेंट it has actually either gone down or gone up. I tell you, real estate is a fundamental industry. sir, And सॉरी, जी, नॉट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट जो पिछले 4-5 साल से कोविड जो है ना, वो पूरा मार्केट चेंज हो गया है। कोविड के पहले तक जो 4 साल गए, that time the market was in a very very bad shape, prices was not going up, बहुत सारे इन्वेंट्री थे, मोस्ट ऑफ द डेवलपर वेर फंडेड बाय द बैंक्स, काफी प्रोजेक्ट्स जो है वो एनपीए की कगार पे थे, कुछ तो हो भी गए सर, बहुत सारे। पोस्ट कोविड इसके अंदर फर्क आया है, लोगों को कोविड के अंदर घर की इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी है, रेंट के ऊपर मैं डिपेंड। नहीं मानता, मैं नहीं मानता। रियल एस्टेट का एक अलग खुद का ट्रेंड है। रियल एस्टेट का एक साइकिल है, और हर 10 साल का एक साइकिल ऐसा है विनोद भाई कि पहले 5 साल वो स्टेगनेट रहता है, फिर 2 साल में उसका बूम आता है, छठे और सातवें साल में, और आठवें नौवें साल में 10वें साल में वो रिसेशन आता है। अब अपन 81 से गिनते हैं, 81 to 85 was a stagnation, 91 to 95 was a stagnation, 2001 to 2005 was a stagnation, 2011 to 2015 was a stagnation, and there was a 86, 87, 96, 97, 2006, 2007. 2016 and 17 was not boom because of some external factors, but it was not bad years also. और रिसेशन तो आप और मैंने देखा ही है, लास्ट जैसे अब 98, 99, 2000, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019 and 2020 was a recession. Maybe which is whether it is a corona or whether it is a tsunami or whether it is a political uncertainty or whatever it is. तो हमारे रियल एस्टेट का एक साइकिल है। मेरे को नहीं लगता है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें कुछ काम करती है। हाँ, लास्ट 3, 4, 5 साल में थोड़ा सेंटीमेंट कम है, जो फ्लो होना चाहिए था वो उतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बढ़ गए, सेल्स बढ़ गई, यानी सप्लाई काफी बढ़ गई, और डिमांड जितनी की उतनी ही रही। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत पिंच सबको ही हुआ जितना होना चाहिए था, और बहुत सारे डायरेक्ट सेल भी हुए, तो ब्रोकर्स का भी उसमें रोल कम हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो पिंच सबको हुआ ही है उसमें। सर अब ये खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो पोस्ट कोविड उन्होंने कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए ताकि मार्केट थोड़ा रियल एस्टेट अगर अच्छा होता है तो उसके पीछे 150 और इंडस्ट्री जो सपोर्टेड है उसके ऊपर भी कैश फ्लो इम्पैक्ट आती है। तो व्हाट इज योर व्यू, ये जो स्टैम्प ड्यूटी के हो या प्रीमियम्स के जो रिसेंट जो 50% डिस्काउंट आए, इम्पैक्ट कितना आपको लगता है मार्केट के ऊपर? मैं आपको बताता हूँ, इट वाज अ वेरी वेरी एक्सपोनेंशियल स्टेप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज टेकन, और इतना बढ़िया काम उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी को 2% कर दिया। उनको पता था कि रेवेन्यू इतना कम हो जाएगा, उसके बाद इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है। आपको पता है सेकंड थर्ड लार्जेस्ट स्टैम्प ड्यूटी का उनका कलेक्शन होता है, पर उसके बाद में भी उन्होंने 2% किया और मार्च तक 3% किया। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप दे आर टेकिंग। फिर उन्होंने प्रीमियम कम कर दिया रीडेवलपमेंट के ऊपर, फिर उन्होंने बहुत सारे बैंक्स को बोला है कि भाई रीडेवलपमेंट में आप फंडिंग करो। आई थिंक गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। संजय जी, मैं अभी 2 दिन पहले एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में था, मेरे एक क्लाइंट का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग गए थे, तो कुछ टाइम था वहाँ पे। तो ऑफकोर्स वो 25 साल पहले जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जैसे छोटी तो पुराना में एक होटल था और वैजाग में होता इनिशियली, बाद में धीरे धीरे हर एक लोकेशन में होने लगे जोनिंग के हिसाब से। बट स्टिल मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है
और वो एक इंसान का सबसे इससे एक है पूरी लाइफ का पैसा लगे वो तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं होना तो ऐसा आइडिया है कि मैंने देखा कि इसमें तो ज़्यादा क्लीनिंग में हुई रजिस्ट्रेशन ऑफिस को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस थोड़ा थोड़ा हाँ अभी थोड़ा ठीक है, नाउ इट इज गुड। मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर कि जो कस्टमर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है इट्स अ वेरी बिग डिसीजन ऑफ हिज लाइफ, करेक्ट। एक ग्रैंड लॉबी हो, वहां पे रिसेप्शन एरिया हो, वहां पे बैठने के लिए अच्छी जगह हो, कंप्यूटर हो, वाईफाई हो, रेस्टोरेंट हो, और बुके वहां पे मिलता हो कि रजिस्टर होने के बाद आदमी एक फोटो खींच सके सेल्फी के अंदर के टुडे आई हैव रजिस्टर्ड माय फ्लैट। और गवर्नमेंट अगर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रही है उसके ऊपर हर एक डॉक्यूमेंट के पीछे अगर 250 या 500 रुपीज सर्विस चार्ज लगाती है ये फैसिलिटी देके, तो आदमी जब घर लेता है रजिस्ट्रेशन करने को जाएगा उस दिन वो छुट्टी रखेगा, फैमिली के साथ में जाएगा एंड ही विल सेलिब्रेट दैट मोमेंट। व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। आपने गवर्नमेंट को, यू शुड गिव द सजेशन टू द गवर्नमेंट, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। और उसमें गवर्नमेंट को कुछ खर्चा नहीं है, आप कोई प्राइवेट लैंडलॉर्ड को बोलो जगह फर्निश करके दे दे आपको, आपको कुछ नहीं, हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको 500 रुपए सर्विस चार्ज देना है, दैट्स ऑल। गवर्नमेंट नीड नॉट पे इवन रेंट, आई टेल यू, क्योंकि उसको वहां पे जो खर्चा जो आपका खाने पीने का और दूसरे जो सबॉर्डिनेट, हम लोग जैसे थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने को तो बाकी सारी चीजों की कॉस्ट ज्यादा है। आप 200 रुपए की टिकट लेके पिक्चर देखते हो लेकिन आदमी 1000 रुपए दूसरा खर्चा करता है वहां पे। एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी खड़े खड़े साइन करते हैं। Why can't we create this kind of atmosphere, you know? Because after Yeah, you are in Rena Authority and register office, so I thought I'll just put a suggestion. You have good suggestion. You should take it to the government. I think जो आदमी लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट करता है उसको ये तो एटलीस्ट इतना तो उसका हक बनता है, यू शुड बी ग्रीटेड प्रॉपरली। जैसे हम लोग वीजा सेंटर में जाते हैं कभी वीजा लेने, तो एक अच्छा माहौल होना चाहिए, थोड़ा लॉबी होनी चाहिए, थोड़ा उसको फैसिलिटी मिलना चाहिए, टोकन होना चाहिए, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। फैमिली के साथ जावे, वहाँ पर फोटो खिंचावे कि भाई आज जैसे अपन गाड़ी लेते हैं बड़ा चाबी मिलता है, ऐसा समथिंग दैट इज हाउ इट शुड बी अ इवेंट ऑफ द लाइफ। Absolutely, absolutely. Well, Sanjay, thank you for sharing so many things about the business. क्वेश्चन था कोई आजकल जो एनआरआई के बारे में अगर आप कुछ नए कुछ रूल्स आए हैं जो एनआरआई बाइंग और एनआरआई इन्वेस्टर जो घर खरीदते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर अगर आप कुछ प्रकाश डालें, कुछ नए जो भी रूल्स आए उसके ऊपर। थोड़ा एक दूसरा जो बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है मेरे ख्याल से, ये दो तीन चीज के ऊपर अगर आप कुछ आइडिया देंगे तो अच्छा। देखिए एनआरआई का जो है ना, एनआरआईज आर योर सिटीजन ओनली, बट when you are selling your property or NRIs are selling the property, then you should be very careful। एक तो उसमें फेमा लग जाता है, और जब भी वो पैसा बाहर लेके जा रहा होता है तो उसका जो टैक्स है वो अगर उसने नहीं भरा तो आपको भरने पर आ जाएगा। तो ये हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई उसका टीडीएस काट के और गवर्नमेंट को भरना चाहिए। कितना टीडीएस, अगर 10 नहीं हुआ तो 20% तक भी कट सकता है उसका एनआरआई का। एक नया कॉन्सेप्ट आया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे आर हैविंग देयर ओन, जो जड़े बोलते हैं ना, उनके पेरेंट्स होते हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं
जो यहाँ पर थे, लेकिन अभी वो समझो कनाडा में या कई यूरोपियन कंट्रीज में है, तो उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। वो भी प्रॉपर्टी जो है खरीद और बेच सकते हैं। सर्टेन कंडीशंस है आरबीआई की, कुछ सर्टन एनआरई एनआरओ अकाउंट्स है जिसमें आप लोग उसको रिपेट्रिएशन नॉर्म्स है, कितने टाइम तक के लिए रख सकते हैं, कौन से अकाउंट में आएगा तो कौन से अकाउंट में जाएगा, कितना पैसा रिपेट्रिएशन एक फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, ये सब की लिमिट है। तो आई बिलीव ठीक है, आपको अगर इतना ज्ञान नहीं भी है तो भी आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बीच में डालिए और वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि एनआरआई के साथ में कैसे व्यवहार करने का। लेकिन एनआरआई एंड ओसीआई के साथ में व्यवहार अगर आपने नहीं ढंग से किया तो, और 6 करोड़ के ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन है तो हो सकता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आपके घर पे पहुंच जावे और देन जितना आपने कमाया नहीं उतना आपको लीगल खर्चा हो जावे। सही बात है। और एक बेनामी एक्ट के बारे में कुछ थोड़ा आइडिया देंगे? बेनामी एक्ट में ऐसा है सर कि अगर इफ सपोज आपने उसको पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये कौन है, हम लोग यूजुअली उसका पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट और वो सब करते हैं, फिर भी आदमी लोग क्या करते हैं कि अपने ब्लैक का पैसा छुपाने के लिए कभी कोई अपना ड्राइवर को, कभी कोई अपना मेड को डायरेक्टर बनाते हैं या उनके नाम पे लेते हैं या उसमें करते हैं। आप ये ध्यान में रखिए, अगर आप उस ट्रांजेक्शन में सम्मिलित है तो जितना सामने वाला कल्पित है उतना आप भी कल्पित है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते सर मेरे को नहीं पता था ये कौन आदमी है, क्या आदमी है। आपकी जवाबदारी बनती है कि सामने वाले को आप आइडेंटिफाई करें, भले आप बायर है या सेलर है, आपको आइडेंटिफाई करना ही चाहिए। उसका सामने वाले का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना ही चाहिए इनकम टैक्स से, जब भी आप सपोज कुछ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो। और आपने देखना चाहिए कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या चेन डॉक्यूमेंट हम लोग बोलते हैं, पेरेंट डॉक्यूमेंट, कि भाई एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने जेड को बेचा, जेड ने ए को बेचा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने, आपके डॉक्यूमेंट जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको आप लगाइए और उसको प्रॉपरली कम से कम 18 साल का रिवेन्यू सर्च करवाइए, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये फेरफार में किसने किसको खरीदा, किसने किसको बेचा, किसने किसको किया। और ये बहुत यूजुअल प्रैक्टिस है, हार्डली 1,000 रुपया पर ईयर का इन्वेस्टिगेटिव क्लर्क लेता है। वो आपको इमीडिएट रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि सर ये लास्ट 18 साल में किसने किसको बेचा। सो आप यू आर वेरी श्योर, ask some advocate to give a title, legal title certificate, ask your chartered accountant to give the certificates. So maybe very little expenses, but then बेनामी प्रॉपर्टी में इवन जेल का भी प्रावधान है, आप ध्यान में रखिए। क्योंकि क्या होता है कोई किसको भी बेचे, पहला अभी क्या होता था एक अलॉटमेंट लेटर, एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे तीसरे को बेचा, तीसरे चौथे को बेचा, ऐसा चलता था। पर अभी बेनामी प्रॉपर्टी में इज जस्ट लाइक अ वेरी वेरी यू कैन से स्ट्रिंजेंट एक्ट। पहले इसको डांट नहीं थे, अभी वो आप सीधा जेल में ही दिखेंगे। सर दूसरी एक जैसे बदलाव आया तो 2-3 चीज और एक हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि पहले कमर्शियल के ऊपर इतना लोगों को इन्वेस्टमेंट का ये पता नहीं था ज्यादा। आजकल प्री लीज बहुत फेमस हो गए कि कमर्शियल प्री लीज रेंटल इनकम 6 to 7% मिलता है लोगों को। दो नए चीज सामने आ रहे हैं, एक तो रीट्स का एंट्री हुआ है इंडिया में पिछले 4-5 साल से, विच इज न्यू फॉर इंडिया। So can you share something about REITs? See, real estate investment trust basically real estate म्यूचुअल फंड का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड आपने देखा होगा, ये जो हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट। या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बॉन्ड मार्केट इज अ सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म फॉर लोन। Correct. Capital market is securitized form for shareholding. Yes. And real estate investment trust and real estate mutual funds are securitized form for real estate. World over ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, मतलब एक्सचेंज के ऊपर बिकते हैं। मैंने 5 लाख रुपया देके एक यूनिट ले लिया, मैंने एक शेयर ले लिया उस रियल एस्टेट यूनिट रिट्स का, और मैं उसको ट्रेड भी कर सकता हूँ।
लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मेरे को एडवांटेज मिलता है कि जो रिट्स है उसने किसी प्रोडक्ट में अब इन्वेस्ट किया है और उसका जो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है या उसको जो रिवेन्यू एप्रिसिएशन मिल रहा है या तो उसको रिकरिंग जैसे रेंटल यील्ड है या उसको जो उसकी आवक है उसमें उस रिट्स का वैल्यू बढ़ता है पर वैल्यू के हिसाब से और वो मैं ट्रेड पे जाके ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो रिट्स अभी आने वाले फ्यूचर में हो सकता है 5 लाख रुपए में रियल एस्टेट नहीं मिले पर 5 लाख रुपए में मैं रिट्स तो ले सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग मिलके अगर उसमें रिट्स में पैसा डालेंगे जस्ट लाइक रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, तो जब वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा तो रियल एस्टेट का जो फायदा है वो इन्वेस्टर्स को मिलेगा वो आने वाले समय में। और अभी हो चुका है ऑलरेडी, काफी 3-4 फंड तो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो और भी आने की संभावना है। वेरी गुड। और एक नया अभी कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल ओनरशिप। बहुत सारी कंपनियां आई है जो कमर्शियल के अंदर रेंटल के अंदर फ्रैक्शनल ओनरशिप करके 25-25 लाख मिनिमम लेके, तो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट आल्सो? ये एक्चुअली नया बात नहीं है, ये हेज फंड्स होते हैं जो बहुत सारे ग्रुप एक साथ पैसा मिला के एक बड़ा एक पूंजी बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं और फिर उससे एसेट खरीदते हैं और फिर या तो एसेट का जो एप्रिसिएशन है कैपिटल एप्रिसिएशन उसको 2-4-5 साल रख के बेच के फिर वो पैसा कमा लेते हैं या फिर उसको रेंटल यील्ड में लगा देते हैं कि भाई रेंट आता है और सब लोग आपस में बांट लेते हैं। तो वो भी संभव है और उसको भी सेबी ने मान्य किया है। यू कैन एस्टेब्लिश हेज फंड इन सेबी और बहुत सारे ऐसे हेज फंड है जो कमर्शियल भी क्यों बहुत सारे अदर सेगमेंट्स में भी उन्होंने इवन रेंटल हाउसिंग के सेगमेंट में भी काफी लोग उतर रहे हैं ऐसा हेज फंड लेके। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप 25-25 लाख लेके जो लोग करते हैं, अपने ऊपर उतना ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी है अभी कि हो पाएगा कि लोगों को रिस्क नहीं होगा? सर इससे प्रॉपर्टी रेट बढ़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब भी बहुत सारे लोग खरीदेंगे और रेंटल जो मार्केट है वो गिरेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो जो वो डियरनेस होगा, दे मे नॉट इवन एबल टू रेंट इट आउट। फिर ठीक है वो जब भी उनका कितना रिस्क एप्टीटाइट है और कितना वो क्या करेंगे वी डोंट नो, पर इमीडिएट इफेक्ट ऐसा होगा कि शायद जब बहुत सारे लेवाली होगी तो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी रेट बढ़ने की संभावना है। Thank you, Sanjay bhai. And final question to you. I have seen Niranjan Hirandani Twitter and Facebook that he started and he was not given the responsibility to. Can you share about our viewers, and it will be definitely going to be beneficial to all of us. Niranjan Hirandani School of Real Estate is devised by him and crusade by him under his leadership. The school, you can say school, is an institute, education institute, which will be taking shape. 2 certificate course which is already running very nicely. In we have started last month. One was the RERA compliance and one was the real estate entrepreneurship, जिसमें दोनों सर्टिफिकेशन कोर्स है एक 1-1.5 महीने के और वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। केसी कॉलेज में इस वक्त हम लोग कर रहे हैं उसको। फिलहाल कोविड है, जब तक ऑनलाइन करेंगे उसके बाद में फिर उसको रखेंगे। वर्ली में एक अच्छा हमने कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है जिसमें हम लोग शायद 2 साल का MBA रियल एस्टेट का कोर्स लेके आएंगे और उसका पूरा भी आधारशिला रखी जा चुकी है, लोग बाग जुड़ चुके हैं और आई थिंक एनी मोमेंट यू विल हैव दैट अनाउंसमेंट दैट a full-fledged MBA real estate course will be announced by the Niranjan Hirandani School of Real Estate. स्टार्ट किया entrepreneurship कितने स्टूडेंट्स का बैच है सर एक साथ में? How many students you are taking? We are taking approximately 100 students in a batch, क्योंकि ये थोड़ा सा शुरुआत का बैच था तो थोड़ा कम है, उसमें कुछ some 70-75 people are there, but we are thinking कि ये बैच बहुत आगे भी बहुत बढ़ने वाले हैं।
और इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैसे अभी तो 7,500 रुपया हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है, जिसमें हम एक सर्टिफिकेट भी देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, प्लस लगभग 50 घंटे का आपको ट्रेनिंग आवर्स भी मिलेंगे। इसमें से क्या आपको मेरे को आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। Will there be a course material also? Course material also, yes. There will be a course material also. Fantastic. Thank you, Dr. Sanjay Chaturvedi. It was my pleasure. Thank you guys for sharing so wide spectrum of real estate from all verticals of real estate. I would say you are very multifaceted personality and with contribution in real estate, especially इंसान जाने के बाद में भी जिंदा रह सकता है दूसरों के दिलों में, जो आपके पिताजी ये एडमायर इंस्पिरेशन। मैं ब्रोकर की पाठशाला कर रहा हूँ, वहाँ से ऐसा था कि even your mother, I have seen her all the programs. She was like a backbone to your mother. So, thank you very much for your kind insight and sharing. And before I invite you to accept the certificate, I would like to. Our video is ready. We can have rewind of last 9 session. I'm sure you will also enjoy. Yes. Be there, sir. Let's have a rewind of season 2 of Broker Ki Pathshala. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Sarve kepi sukhina santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukhamapyumat. Om Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvi Navaditamastu, Ma Vidvishalavahe. Om Shanti Shanti Shanti. So I started analyzing the service industries and realized real estate is the only one in this world where the buyer and seller both pay you. If you look at some of the advanced Western countries, that's not the case. Last 2 decades, apartments had become a big thing in Goa. Specifically, there were 2 types of apartments. Ek to where you wanted to live for a longer period. Second was the holiday home concept where jahan pe aap aaye, hafta 15 din ruke, mahina ruke aur chale gaye, and then you can earn rental income from there. So Goa offers a huge amount in rental incomes in residential sector. That is one of the biggest this thing. कि commercial तो अपनी जगह है. When it comes to value apartment, you need to have a push strategy where you are pushing the product to the people and you are doing a excellent marketing and sales pushing kind of activity. When it comes to luxury sales and high value apartments, it's more like a pull strategy. Yes. So where you need to actually create value for that property and you need not push the product, but product should speak for itself and product should be portrayed in such a way that it generates value for that specific brokers would come in thinking that मैं पहले कुछ कमा तो लूँ और फिर मैं डालूंगा, but it will always give us gain. You have to first give and then you will receive. ब्रोकर है बिकॉज क्या कि उस समय इतने स्ट्रक्चर्ड लोग नहीं थे, ऑर्गेनाइज मैनर में एंटिटियां नहीं चलती थी, रियल एस्टेट एजेंसी बिजनेस नहीं चलता था, तो लोगों की प्रति यही धारणा थी कि भाई आज ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो कहीं पे कोई चोट लग जाएगी, डायरेक्ट बिल्डर से बात कर लेंगे, ज्यादा पैसा लेगा हमारा, हम इसके थ्रू क्यों जाए.
तो ब्रोकर के विषय में एक सम्मान की भावना नहीं थी समाज में। फेस वैल्यू ज्यादा मैटर करती है, ब्रांड कोई मैटर नहीं करता। तो 3 to 4 मंथ में मुझे समझ में आ गया कि सेल्फ ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और लोगों के लिए नेटवर्किंग के लिए भी मुझे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मैंने दोनों प्लेटफॉर्म पे बहुत एग्रेसिव काम किया। सो एफबी, फेसबुक आई यूज्ड एज ए स्ट्रेटेजिक वेब। Joined probably at the right time because that was such a great learning phase. So you don't start on a high, you start with a low, so you know what the low is like, so now you appreciate the high. 10%, I start showing more interest into real estate. It start closing more deals into real estate. So 10% to I reached to 40%, and then one day I reached to the 50%. And you know that real estate, it's a tough industry at that time for हम पे लड़ने का है अकेले को। तो बाद में साला एक ट्रांजेक्शन तो हो गया, बाद में 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, कोई भी बंदा आता है तो उसको मैं स्कूटर के लिए पार्टनरशिप की ऑफर देता था कि भाई साहब तू स्कूटर तेरा और मैं तेरे को आधा ब्रोकरेज कमाऊंगा तो आधा तेरे को दूंगा भाई साहब। क्या बात है। Start real estate, and that's when I gave it a thought and I said, yeah, why not? Because being born and brought up in Pune, and what real estate really needed was contacts. And I thought, okay, fine, let's give it a try. And then my dad said, being a lady at that time, like I could say a girl, a lady at that time when I just finished graduating. And it's not that there were not many ladies. Firstly, a very generous team of 8 to 10 people to handle a site. Firstly, then you should have a very, very strong digital marketing team. 4 to 5 people running across only and only for getting leads from the market, because leads to है 10 साइट से मेरे अलावा मेरे पास नहीं तो उनके पास तो जाने ही। So what do I do that I drive those leads from my site? I think on the internet, and people should understand everything is related to the mind and psychology. आज अगर मैं I don't limit you, Vinod, to be a broker who deals in Borivali or Kandivali, just for example. Absolutely. So suppose somebody is looking for a good property in Borivali and searches that as a search keyword and finds, Vinod Thakkar's website or his company name or whatever. जो वर्ड्स वो यूज कर रहा है और जब वो वेबसाइट पे आता है उसको उसी लैंग्वेज में वापस दिमाग में अगर वो आता है तो उधर दिमाग से कि यही हमारा आदमी है भैया, हमको इसको तो ढूंढ रहे थे हम लोग। 80% of your work, you don't have to talk anymore, is done because he is already decided, he or she, that this is the person I'm looking for. So you don't have to market yourself anymore. एयरपोर्ट आने के हिसाब से मेरे ख्याल से 2 या 4 हजार फैमिली वहां पे आएगी। तो जो हमारे जो जामनगर रोड बोलते हैं तो जामनगर रोड भी बूम हो गया है। उसके आसपास के जो गांव है, बराबी, पड़िया, खंडेरी, वो जो गांव अभी चल रहे थे वो भी बहुत अच्छे चलने लगे। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंडिया में बड़े 5 एयरपोर्ट है, उस 2500 एकड़ तो उसमें कॉरिडोर को देखते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एयरपोर्ट भी हो दोनों साइड बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर अभी जो है उससे भी 1.5 गुना आने वाले वक्त में बढ़ेगा। Goa is its architecture. Why I'm saying architecture is because we have a fraternity who are connected to real estate field. So one of the most beautiful things here in Goa is its architecture. It's got both the architecture influenced by the Hindu ways as well as the European architecture influence from the Europeans, the Portuguese. गुड लीडर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो अंदर से ऊर्जा आपको मिलेगी और अपने से खुद से पावर जनरेट करना पड़ता है, वही लीडर बनता है। थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, भागते रहना चाहिए, वही जीवन का गोल है। I think it is the drive first के आपको क्या इंस्पायर करता है, आप क्यों करना चाहते हैं, आप क्या डिफरेंस ला सकते हैं इस बिजनेस में। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1000 ब्रोकर हैं, what will make you stand out, what will make you different? There is no book manual for real estate to be learned. Real estate is a huge long process. It is a lot of hardship. जो आपको दिखता है ना, इसने ब्रोकर ने एक डील करके 1 लाख बना लिया या 10 लाख बना लिया, 1 करोड़ बना लिया, वो उसने 10, 20, 30 साल की मेहनत के बाद आज जाके वहां पहुंचा है तो उसको वो धंधा मिल रहा है। हाँ है, जब तक जान है तब तक रियल एस्टेट है।
I said this before it came in 3 Idiots by Amir Khan, saying develop skill sets, okay? Don't run after success. Success झक मार के आपके तुम्हारे पीछे आएगी. Thank you, friends. It was wonderful recap of Broker Ki Pathshala Season 2. Thank you, Dr. Sanjay Chaturvedi, for being there. On behalf of Broker Ki Pathshala and all the viewers, we would like to present a small token of love and appreciation as a certificate. Please accept it. And here it goes. Broker Ki Pathshala, an initiative by Square Feet Foundation. Certificate appreciation to express our gratitude to Dr. Sanjay Chaturvedi, research scholar and PhD in real estate finance, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai Dahisar, which will provide food for the underprivileged. On your behalf, your presence, we are going to contribute 100 meals for underprivileged through Rotary Club of Mumbai Dahisar. Please accept this, Sanjay Bhai. It was wonderful to have you on this platform. I am sure your contribution, you will keep on contributing by different way to our industry. Friends, if you have any question, please write to us. We send it across to बहुत बहुत शुक्रिया आपके पाठशाला का एक कम्युनिटी बना रहे. So I want all the brokers from India and the world to come on that group, and we will see that we share what we know with other people, and let us collaborate and make this community a vibrant community where we can make a difference to each other and the society. Once again, thank you very much to all of you for being there, to encourage us, to support us, and all the speakers of Season 2 for a wonderful night, all our broker fraternity. Thank you very much, and see you on Season 3 very soon. Thank you, Sanjay Bhai. Final word from you. Thank you very much for being here and inviting me. I'm really glad that such a wonderful platform you have created. Keep up the good work. Bye-bye. Good night, sir. Thank you.